नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। करंट अफेयर के एडिटोरियल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में हम शुरू करते हैं। ये हमारी सीरीज है, चल रही है। तो उसी में अभी द हिंदू में आया हुआ है एक एडिटोरियल जिसमें था तुलु भाषाई लोग, तुलु भाषा। ये जो है पिछले सालों से ही चल रहा, एक बार फिर जो है ये आया है। तो आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम आगे टॉपिक पे पहुँचे, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐसा एक चैनल है जिसमें हम जो है आपको PDF देते हैं और सबसे वैल्यूएबल इतना मेहनत करके बनाते हैं ना। आप इसके कंटेंट को मिला लीजिए, चाहे जहाँ से मिला लीजिए, देखिए आपको कितना बेहतर कंसाइज मटेरियल आपको मिलेगा। द हिंदू में मिलाइए, वहाँ मिलेगा ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ से हम उठाते हैं खुद ही। इंडियन एक्सप्रेस से उठाते हैं, वहाँ मिल ही जाएगा। PIB जो बहुत कम जो है न्यूज़ चैनल, मतलब कि करंट अफेयर वाले लोग देखते हैं, हम PIB से सीधे उठाते हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे करंट अफेयर। उसके बाद हमारी नज़रें आओ सभी पर भी होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। हम जो है द ओनली IAS को, इनसाइट को, दृष्टि को भी अपनी नज़रों में रखे रहते हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते अपनी नज़रों से, सबको देखते हैं, कहीं कोई टॉपिक छूट नहीं जाए। तो दोस्तों, इसमें ये आपकी भलाई के लिए हिंदी माध्यम में सबसे बेहतर और शॉर्ट में कंसाइज नोट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम PDF में नोट्स भी देते हैं। तो आप इस नोट्स को जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जा करके क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब ये सारी बातें हुई, अब आज पढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक, तुलु भाषा। तो तुलु भाषा क्या है, सबसे पहले एक बार जान लीजिए। तो ये जान लीजिए किस क्षेत्र में है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, ये केरल, ठीक है, केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र के में, ठीक है, जो लगे संलग्न ज़िले हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है उन संलग्न क्षेत्रों में जो है तुलु भाषा के लोग, स्थानीय भाषा के लोग हैं और वो बोलते हैं। क्षेत्र हो गया। दूसरी बात, ये तुलु भाषा, इसका इतिहास कहाँ से संबंधित है, इस बात को जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये तेलुगु भाषा की एक भाषा है ना, किसकी, तेलुगु भाषा की क्या है, ये भाषा है, उसी का एक। तीसरी पॉइंट आप समझिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है पिछले 2 सालों से कि ये तुलु भाषा को वहाँ के स्थानीय लोग जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि तुलु भाषा को विधानसभा में की आधिकारिक या राज्य की आधिकारिक भाषा बनाई जाए, और जो है संविधान की अनुसूची 22, ठीक है, संविधान की अनुसूची 22 में, ठीक है, अनुसूची 22 नहीं, अनुसूची 8 में शामिल करने की बात की गई है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। दूसरी बात है, इसको जो है आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की जा रही है। ये हो गया क्या, ये न्यूज़ हो गया, आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की जा रही है, ठीक है। इसके लिए इन लोगों ने ये भी मांग किया है कि जो अभी जो है राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लाई गई है, इसमें भी शामिल करने की मांग की है। तो ये 3 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, न्यूज़ हो गया। दूसरी बात, अभी हाल के कुछ वर्षों में जो है कर्नाटक की सरकार ने क्या किया है, कर्नाटक की सरकार ने स्कूलों में जो है इसके पढ़ाई को, मतलब कि अनुमति दे दी है ना, स्कूलों में अनुमति मिल चुकी है तुलु भाषा को। ये हो गया अपना न्यूज़ हो गया, क्षेत्र हो गया। याद रखिएगा, क्षेत्र अक्सर पूछता है, तुलु पूछता है, किससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक चीज़ और दोस्तों, हाँ, ये मैंने तेलुगु बोला, तेलुगु की बजाय इसको क्या बोल सकते हैं, द्रविड़, है ना, द्रविड़ क्षेत्र की भाषा है, क्योंकि द्रविड़ जो है क्षेत्रीय भाषा है, तो इसलिए द्रविड़ क्षेत्र की भाषा इसको बोलते हैं, या द्रविड़ की भाषा है, ठीक है। इन दिनों में दोस्तों अगर हम देखें इसके संख्या के लिए, तो जो 2011 की जनसंख्या गणना हुई थी, उसमें जो है 18,46,000 जनसंख्या, इसके बोलने वाली जनसंख्या कितने हैं दोस्तों, इसके बोलने वाली जनसंख्या हैं वो 18 करोड़ 18 दोस्तों, इसके 18,46,421, ठीक है।
18,46,421 जो है लोग स्थानीय रूप से इस भाषा को बोलते हैं। ठीक ठाक संख्या है ना। दूसरी बात है ये जो है ये कब से इसका इतिहास के बारे में अगर जाना जाए तो इतिहास के बारे में ये भी जान लीजिए, ये 14वीं एवं 15वीं, ठीक है, 15वीं सदी से इसके जो है मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो अभिलेख मिला है ये 15वीं से 14 और 15वीं सदी का ये इसका साक्ष्य मिला है पहला, ठीक है, सबसे पुराना जो अभिलेख मिला है इस भाषा में। ठीक दोस्तों, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी संस्कृति है ना, तुलु भाषा की संस्कृति, ये जो है आईएएस में अक्सर पूछ लेता है, इसलिए देख लीजिए, ठीक है, कि इसकी संस्कृति के संबंध में क्या चीज़ें दी गई ना। तो इसकी संस्कृति जो है एक सबसे महत्वपूर्ण है पद्दना, ठीक है, याद रखिएगा क्या है दोस्तों, पद्दना है ना। ये पद्दना क्या है, एक लोकगीत है। क्या है दोस्त, ये पद्दना एक लोकगीत है जो तुलु भाषा की लोकगीत है। तो ये आईएएस में अक्सर एक टर्मिनोलॉजी जैसा सवाल पूछता है, तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि ये पद्दना क्या है, किससे संबंधित है। दूसरी बात है कि वहाँ के लोगों ने इसको जो है राजभाषा की बात मांगी है कि राज्य की भाषा घोषित कर दिया जाए आयात, और जो है ये अनुसूची 8 में शामिल किया जाए। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस पे इन चीज़ों पर भी कि ये राज्य की मतलब कि अनुसूची 8 क्या है और जो है राज्य की भाषा कैसे बनती है ना। किसी राज्य की अगर भाषा बनाना है तो इसके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। किसी राज्य की भाषा, किसी राज्य की भाषा बनाने के लिए वहाँ का स्थानीय विधानमंडल, ठीक है दोस्तों, वहाँ का स्थानीय विधानमंडल क्या कहता है दोस्तों, ये जो है एक कानून पारित करके विधानमंडल कानून पारित करके दोस्तों, ठीक है, ये किसी राज्य में परिभाषा मतलब कि वहाँ का राज्य भाषा बना सकता है। ठीक दोस्तों, इसके लिए जो है संविधान के, याद रखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, इसके लिए संविधान के भाग 17, किसमें, भाग 17 में आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 343, ठीक है, 3, हाँ दोस्तों 343 से लेकर के 351 तक जो है इसमें प्रावधान किया गया है आधिकारिक भाषा के नाम पे, ठीक है। इसमें क्या है, भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 343 से 351 तक संविधान के भाग, किसमें, भाग 17 में ये बातें की गई हैं और उसमें कानून विधानमंडल के कानून के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, ये चीज़ें आपने देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है। तो 8वीं अनुसूची में किसी चीज़ को कैसे शामिल करते हैं ना, संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रावधान, ठीक है, करने के क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। सबसे पहली बात, 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा कैसे शामिल की जा सकती है, संविधान संशोधन इसके लिए होता है। संविधान संशोधन, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान संशोधन 2 में से कोई भी विधान लोकसभा या राज्यसभा से पारित किया जा सकता है, वहाँ से जो है कानून ला करके इसको जो है शुरुआत की जा सकती है। अभी जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं, 8वीं अनुसूची में टोटल, हाँ 8वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची में अभी जो भाषाएं दोस्तों वो 8 टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आईएएस जो है हर साल जो है, हर साल नहीं, आप जब भी 8वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन हुआ है वो आईएएस अक्सर पूछा गया है। जितनी बार भी हुआ है आप पिछले सालों सवाल उठा के देखेंगे, जब जो है उड़िया भाषा को शामिल किया गया था उस समय भी पूछा था, जब कन्नड़ भाषा को शामिल किया गया था उस समय पूछा था, जब संस्कृत भाषा को सबसे लेटेस्ट में भाषा जो शामिल की गई 8वीं अनुसूची में, उसमें कौन सी भाषा शामिल की गई है, संस्कृत भाषा। जब इनको शामिल किया गया था तो इन भाषाओं तो यूपीएससी अक्सर पूछती रहती है। ठीक दोस्तों, तो इस आधार पे हम देख लेते हैं कि 8वीं
अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाओं की आप एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट, वो कौन सी भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में है दोस्तों असमिया है, बंगला है, गुजराती है, कन्नड़ है, हिंदी है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, केरल की है मणिपुरी, मणिपुर की भाषा, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, नेपाली भी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लोग नेपाली भाषा भी बोलते हैं, अपने बिहार वाले साइड में भी बोलते हैं। उड़िया भाषा उड़ीसा की है। उसके बाद दोस्तों पंजाबी भाषा भी है, संस्कृत भाषा है, सिंधी भाषा है, तमिल भाषा है, तेलुगु है, तेलंगाना में बोलते हैं, उर्दू भाषा भी शामिल की गई है, बोडो भाषा भी है दोस्तों, संथाली याद रखिएगा, ये संथाली भाषा भी है, झारखंड वाले क्षेत्रों में मिलती हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं। मैथिली भाषा भी है जो बिहार में बोली जाती है। उसके बाद डोंगरी भाषा भी है, ये डोंगरी भाषा सिंधिया आप बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया क्या, ये 22 भाषाओं की लिस्ट हो गई, इसको जान लीजिए। अब इसमें मुद्दा आता है कि अगर 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल कर दिया जाता है तो इससे लाभ क्या क्या मिलेंगे, है ना। अगर इसमें शामिल कर दिया जाता है तो एक तो लाभ ये मिलेगा कि साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। किससे? साहित्य अकादमी। ठीक है, अब साहित्य अकादमी से मान्यता, ठीक है, मान्यता मिल जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा, साहित्य अकादमी जो है भारत की एक ऐसी अकादमी है जो भाषाओं के, ठीक है, भाषाओं के संरक्षण और उनके विकास की दिशा में क्या करती है, संरक्षण और विकास की दिशा में कार्य करती है। तो इससे ये फ़ायदा मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद अन्य भाषाओं में अनुवाद हो सकेगा। अन्य भाषाओं में क्या होगा, अन्य भाषाओं में अनुवाद होगा, अन्य भाषाओं में अनुवाद में आसानी हो जाएगी, अनुवाद हो गए। उसके बाद संसद में, ठीक है, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य जो है संसद में और विधानसभा में जो है इस भाषा में बोल सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं, ये लाभ मिलेगा। दूसरी और भी फायदे होंगे कि जैसे आप जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा जिसमें IAS IPS आती है और IFS मतलब फॉरेस्ट वाला आता है, भारतीय सेवा में भी जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये भाषा शामिल की जा सकती है। ये सब फायदे इससे लाभ होंगे। और क्या होगा, केंद्र सरकार इसके लिए विशेष फंड भी जारी करती, ये भी फायदा होगा। हाई स्कूलों में जो है अध्ययन के रूप में जो है बढ़ावा में दिया जा सकता है। तो ये सब क्या होंगे दोस्तों, इससे फ़ायदा होंगे। तो एक मुद्दा और आता है कि क्या संविधान, क्या इसके लिए कोई और भी प्रावधान है, ये सब मुद्दा है तो कैसे हो सकता है, इन चीज़ों को थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 29, कौन सा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 इस बात को बताता है, ठीक है, कि कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषाई अल्पसंख्यक है वह अपनी भाषा और संस्कृति, अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने के दिशा में जो है वो उसको अधिकार होगा। ठीक है, किस किस चीज़ों का, भाषा लिपि और संस्कृति, भाषा लिपि और संस्कृत, है ना, को के संरक्षण का क्या होगा, के संरक्षण का अधिकार होगा। ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 29 ये बोलता है। इसके तहत दोस्तों जो है यहाँ की जो जनता मांग कर रही है उनका भी एक तरह से राइट बन सकता है ना, ये मुद्दा उनको समर्थन के रूप में है। एक चीज़ आते हैं आगे थोड़ा देखते हैं कि क्या स्थानीय भाषाओं को, ये सब आपको लग रहा होगा हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये याद रखिएगा कि पिछले कुछ सालों में जो 2020 का साल था उसको जो है यूनेस्को ने क्या किया था, वो स्थानीय भाषाओं का, देखिए किसका, स्थानीय भाषाओं, स्थानीय को दूसरी भी बोलते हैं, मूल क्या बोलते हैं, अपनी जो आदिम भाषाएं हैं उनकी खुद की भाषाएं, इंडिजिनस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, देसी भाषाओं के संरक्षण का वर्ष घोषित किया था 2020 को, किसने, यूनेस्को ने, है ना। इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देख लेते हैं ना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, ठीक है, इसके मतलब कि भाषाओं के संरक्षण के लिए। तो इसमें एक आता है यूलू घोषणा पत्र। क्या आता है दोस्तों, यूलू घोषणा पत्र, यूलू घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, है ना। ये यूलू घोषणा पत्र कब हुआ था, ये
18 में किया गया था। वैसे जान लीजिए ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये जो है यूलू चीन का एक शहर है, वहाँ पर ही यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा पत्र किया गया था दोस्तों। इसमें जो है भाषा का संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, ठीक है। इसमें भाषाओं का विविधता संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सहमति बनी थी, ठीक दोस्तों। ये अभी पहला टॉपिक हुआ दोस्तों। ये आप मेहनत से करिएगा, इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी दोस्तों उसको आप जो है PDF से ज़रूर देख लीजिएगा। PDF आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड किया करिए, PDF आप ज़रूर पढ़ा करिए, इकट्ठा आप करिए, इकट्ठा उसको पढ़िए, रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। महीना होने के बाद हम कंपाइलेशन भी इसका देंगे पूरे का। इसलिए दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा करके इसके PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। IAS और PCS के दो मेंस को एकदम आप फोड़ के पढ़िए एकदम, ठीक दोस्तों। अगला हम टॉपिक लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्या है दोस्त? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इससे बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NF ऐसे बोलते हैं दोस्तों। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 का ये है। एक चीज़ आप लोग जान रहे होंगे, IAS की तैयारी करने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, एक बात आप समझ रहे होंगे कि ये जो है IAS हर साल एक सवाल पूछता है। आप देख रहे होंगे 2017 में, 19 में और 20 में रिपीटेड करके क्या कर दिया, खाद्य सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछ दिया। एक चीज़ अगर हम एक अगला क्लास लेंगे दोस्तों, कल ही हो सकता है वीडियो, नहीं तो परसों तक आपको एक क्लास देंगे जिसमें हम ट्रेंड बताएंगे UPSC ने किन किन सवालों को बताया है, किस किस तरह के। तो आप UPSC का अगर ट्रेंड देखेंगे तो उसमें एक चीज़ मिलेगा कि वो जो है ऐसे बड़ी बड़ी योजनाओं से सवाल पूछता है और कंटिन्यू कई वर्षों तक पूछता है। उसमें जो है अभी आप देखेंगे कि पिछले सालों में 2015, 16, 17 तक जो है वह एक सवाल जरूर पूछा करता था, किससे? वन अधिकार अधिनियम 2006 के कानून से, है ना, उससे पूछता था। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो है 16, 17, 18, 19 3-4 साल कंटिन्यू पूछ दिया, है ना। तो जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती है ना उससे सवाल पूछता है। अभी देख लीजिए 1987 का जो था नालसा अधिनियम था, निःशुल्क विधिक सहायता वाला, उससे जो है 2020 में सवाल IAS ने पूछ दिया। तो जो बड़े बड़ी योजनाएं हैं ना उससे सवाल पूछता है, उसमें की पात्रता संबंधी। याद रखिएगा इन सब में क्या पूछा है? पात्रता संबंधी सवाल पूछा है। चाहे वन अधिकार अधिनियम की बात कर लीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करिए, इसमें पात्रता संबंधी सवाल पूछा। या नालसा मतलब विधिक सहायता प्राधिकरण के संबंध में जो 2020 में भी पूछा है, उसमें भी इसी संबंधित पूछा। तो इन बातों को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से ऐसी चीज़ों को, ऐसी योजनाओं पे विशेष ध्यान क्या करिए ना, अच्छी तरह से इसको तैयार करिए। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें पहला न्यूज आप समझ लीजिए कि इसमें न्यूज में ये चीज़ क्यों है ना। तो अभी न्यूज में इसलिए ये है कि अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो अभी बात चल रही थी कि उनके हित के लिए, उनके खाद्य सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा था। उसके जवाब में केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है और उसने ये बोला है कि इस NFSA कानून के तहत जो है राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें ऐसे प्रवासी श्रमिक या ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के इस योजना से के बाहर थे, उसमें शामिल नहीं थे, किसी पात्रता नहीं थी, या तो अगर पात्रता थी तो डकागन नहीं थे, लेकिन वो प्रवासी थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है FCI से ठीक ना, फूड काउंसिल मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इसने क्या किया है, अलग से प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद करके अनाजों को वितरित किया गया है। ये हो गया आपका न्यूज दोस्तों, ठीक है। कितना खरीदारी किया गया है? 3.7 लाख टन खरीद करके दिया गया है, ये बात है, ठीक है। केंद्र सरकार ने इस बात को भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने
कि जो अभी न्यूज़ में और मीडिया में इस बात की अफवाहें चल रही हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा नहीं होने के कारण लोग भूखों से मर रहे हैं, उसका भी खंडन किया है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आज अभी आपने न्यूज़ देखा। फिर आगे अब हम देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है। ठीक, ये द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है और इसको जो है यूपीएससी के जो है आईएएस के आप पेपर 3 से मिला इसको कर सकते हैं, जिसमें दिया है, और पेपर 3 के साथ साथ जीएस के पेपर 2 में भी जो दिया है कि गरीब या वंचित पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं उससे उस यूनिट से आप इसको मतलब कि पढ़ सकते हैं ना। उसमें इसमें इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आप समझते हैं। ठीक है, उद्देश्य में याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग यूनिट्स आप नोट्स भी छोटा छोटा बना सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ठीक है, पहला क्या है, गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या दोस्तों, वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्रदान करना। ये क्या था, इसका उद्देश्य था कि एक मानव के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि उसको जो क्या मिले, खाद्य की पूरी व्यवस्था, जितनी उसकी आवश्यकता उतनी मिले, पर्याप्त मिले, और क्या हो, अच्छा गुण वाला भी हो, गुणवत्ता हो उसमें जो है, उससे पौष्टिकता हो। तीसरी बात है कि वह जो हो वह व्यक्ति वहन कर सके। वहन मतलब क्या होता है, वो ये फर्क कर सके कि हाँ भैया उसकी क्षमता में खरीद सके। पता चला 50 रुपये किलो है, गरीब मजदूर है बेचारा, वो जो है 20 रुपये दिन भर में कमाता है, 20 रुपये उसके पास बचा तो 50 रुपये की चीज़ कहाँ से खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं वो वहनी नहीं, वहनी का मतलब वो आसानी से 2 रुपये किलो मिल गया और 20 रुपये कमाता, 2 रुपये में आसानी से खरीदेगा, वहनी उसके मतलब कि उसकी क्षमता की ही चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं ना। ये हो गया इसका उद्देश्य। अब विशेषता देख लेते हैं। विशेषताएं आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं में यह है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो है ना, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो क्या दिया जाएगा, 5 केजी जो है दिया जाएगा, क्या चावल दिया जाएगा, गेहूं दिया जाएगा और मोटे अनाज दिया जाएगा, दाल दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया है। ये जो दी जाएंगी वो कितने पे होंगी, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 किलो है ना, 1 रुपये। चावल किस रेट पे होंगे, चावल 3 रुपये केजी होगा, 3 रुपीज़। गेहूँ याद रखिएगा, गेहूँ 2 रुपये होगा और मोटे अनाज क्या होंगे, मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलो के रेट से दिए जाएंगे, है ना। तो ये इसका मूल्य हो गया दोस्तों, दिए जाएंगे। इसके तहत कितने लोगों को शामिल किया गया है, इसके तहत दोस्तों 50% जो है शहरी आबादी, याद रखिए शहरी आबादी, पीसीएस के लिए सब याद करते जाइए क्योंकि पीसीएस पूछता है। आईएएस याद रखिएगा, आप देखे होंगे कि 2017-18 वाले सवाल में आईएएस ने ये भी पूछा था कितने लोगों को कवर किया गया है, 75% है ना। उसके बाद 75% शहरी ग्रामीण आबादी है ना, 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, इवन आईएएस ने भी इस चीज़ को पूछा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, जो पात्रता होगी परिवार लाभार्थी परिवार की पात्रता, लाभार्थी परिवार की पात्रता जो होगी वो कौन पता करेगा, ये पात्रता कौन होगी, ये राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी, राज्य सरकारें, ठीक है। राज्य सरकारें किस आधार पे करेंगी, यह जो है ग्राम पंचायत के आधार पे जो है सूची तैयार की जाएगी और राज्य सरकार इस चीज़ को मतलब कि तैयार करेंगी उन लोगों की लिस्ट को। नेक्स्ट है दोस्तों कि महिलाओं के लिए, ऐसी महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसमें भी ऐसी महिला जो गर्भवती महिला हैं या जो दूध पिला रही हैं, प्रसव उपरांत दूध पिला रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए और ऐसे नन्हे बच्चों के लिए जो 6 माह से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रावधान किए गए हैं,
ठीक है। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया, उनको मिड डे मील के माध्यम से उनकी पौष्टिकता को दूर किया, मतलब कि पौष्टिकता प्रदान की जाएगी। खाद्य सुरक्षा की बात की जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो माता होंगी, माताओं के लिए भी जो है मातृत्व लाभ योजना की बात की गई है। क्या बात की गई दोस्तों, ये कितने चौथा पॉइंट था, 5वां था में भी शायद था, ठीक है। मातृत्व सुरक्षा की बात की गई है। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको 6000 रुपये दिया जाएगा। किस काम के लिए दिया जाएगा, किस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के लिए कि वो जो है उनको पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स मिल सके, कब, गर्भावस्था के दौरान, है ना। उसके बाद बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चों के लिए, ये इससे अलग हो जाएगा दोस्तों। बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, 6 माह से लेकर के तो इसी में आ जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे होंगे, जो 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे, जब स्कूल चले जाएंगे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, तो उनको क्या किया जाएगा दोस्तों, ऐसे बच्चों के लिए जो है मिड डे मील, है ना, मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन, क्या, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उन बच्चों को जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है उनको पोषण प्रदान किया जाएगा। ये हो गया दोस्तों। इसमें एक चीज़ और है, जो ये बच्चों की स्कीम लाई गई है, वह एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत लाई गई है। जो एकीकृत बाल विकास सेवा एक कौन से संचालित करता है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया महिलाओं के लिए। महिला, एक चीज़ और है इसकी विशेषताओं में, वो क्या, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। महिला सशक्तिकरण किस दिशा में किया जाएगा, कि इस दिशा में किया जाएगा कि जितने राशन कार्ड जारी होंगे, सभी राशन कार्ड इसके नाम से जारी किए जाएंगे, महिलाओं के नाम से, है ना। राशन कार्ड महिलाओं के नाम से जारी किए जाएंगे, ठीक है, महिलाओं के नाम से जारी किए जाएंगे। अगर जिस परिवार में महिला है उसके नाम से ही जारी किए जाएंगे। ये प्रावधान हो गया। इसमें और भी चीज़ें देख लीजिए, ये विशेषता हो गई। फिर शिकायत, है ना, शिकायत के लिए क्या है, मान लीजिए इतनी सारी अच्छी प्रावधान किया गया है, धांधली भयंकर लेवल पे हो जाए तो फिर क्या होगा दोस्तों, है ना। इंडिया में आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार, नेता और अधिकारी मिलजुल के खाते पीते हैं, ये सब तो आप जानते हैं ना। कार्टेलाइजेशन बोलते हैं, कार्टेलाइजेशन मतलब कि नेता, राजनीति या जो है सरकारी अधिकारी मिलजुल के जो खाते, उस टर्म को कार्टेलाइजेशन बोलते हैं ना। तो शिकायत निवारण के लिए क्या प्रावधान किया गया, इसके लिए जो है जिला स्तर से लेकर के, किस स्तर पे, जिला स्तर, है ना, जिला स्तर से लेकर के कहाँ तक के, प्रदेश स्तर तक, ठीक है, प्रदेश स्तर तक श्रेणीबद्ध, है ना, श्रेणीबद्ध स्तर तक श्रेणीबद्ध जो है उपाय किया गया है शिकायत निवारण के लिए। खाद्यान्न, अच्छा दूसरी बात, अब एक समस्या, इतनी खाद्यान्न है, सब कुछ है, तो उसकी रख रखाव के लिए भी बात किया गया है ना, रख रखाव और परिवहन के लिए भी, है ना, रख रखाव एवं परिवहन के लिए भी बात किया गया है। इसके तहत व्यापारियों को लाभ, ठीक है, रख रखाव और उचित मूल्य की जो दुकानें होंगी उनको जो सस्ते मूल्य पे दिया जाएगा, भंडार की व्यवस्था की जाएगी, पूरी बात की गई है, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, इसका लेखा परीक्षण, इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए क्या क्या बात किया गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता, है ना, इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है, और जवाबदेही तय करने के लिए, इसके लिए जो है सामाजिक लेखा परीक्षा एवं सतर्कता समिति, क्या, किस चीज़ की, सामाजिक लेखा परीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा जिसको सोशल ऑडिट भी आप बोलते हैं, ठीक है, सोशल ऑडिट और सतर्कता समिति, सतर्कता समिति का प्रावधान किया गया है। ये सतर्कता समिति जिसको विजिलेंस कमेटी आप बोलते हैं, ये विजिलेंस कमेटी जो है पारदर्शिता आधारित भ्रष्टाचार जैसे ऐसे मुद्दों को देखती रहेंगी ये समितियाँ, इसका भी एक व्यवस्था की गई है। फिर जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता, देखिए कितना बेहतरीन है उपाय, बस ये है इम्प्लीमेंटेशन की समस्या हो जाती है ना,
उपाय देखिए कितने खूबसूरत हैं कि सतर्कता समिति की बात की गई है, सामाजिक लेखा परीक्षक किया जाए, लोगों से पूछा जाए भाई आपको मिला तो कितना मिला, किस आधार पर, इस चीज़ को माना जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं। इसमें और है कि खाद्य सुरक्षा भत्ता क्या है दोस्तों? खाद्य सुरक्षा भत्ता की बात की गई, सुरक्षा भत्ता। ये खाद्य सुरक्षा भत्ता, मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो योग्य है और उसको जो है सरकारी कारणों की वजह से अगर उसको राशन नहीं मिल पाया, खाद्यान्न नहीं मिल पाया, तो उसको भत्ता पाने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। आगे है दंड और जुर्माना, ठीक है। दंड और जुर्माना क्या भी अच्छा खासा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति है ना, वह जो है ऐसा पाया जाता है कि उसकी कमी या उसके वजह से जो है किसी वंचित व्यक्ति को जो है राशन या खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई, नहीं मिला, तो उसके लिए क्या किया जाए? दंड का भी प्रावधान किया गया है दोस्तों, ठीक। ये चीज़ें गए। तो ये रहा आपका आज का खाद्य सुरक्षा नियम, पूरा बाकायदे अच्छी तरह से डिटेल में दे दिए। अब बात है इस बात की कि आप पढ़ लेते हैं कितना, है ना। तो आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कराने के लिए तो हम हैं। आप इसका जो है PDF फाइल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, या इसको बार बार रिवाइज करिएगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आप मेहनत से अगर पढ़ेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। और पूरी कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं, लाने की प्लान चल रही है। हमारी टीम इस मुद्दे पर भी काम कर रही कि IAS के लिए और PCS के लिए 2 बैच हम स्टार्ट करें जिसमें बेहतरीन तैयारी करवाएं और पूरा कंप्लीट, आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़े। दिल्ली के एक्सपर्ट टीचर जो है आपको आपके घर पे जो है ऑनलाइन माध्यम से आज पहुँच जाएँ। आप उन अच्छे अनुभवी टीचरों से जो है सारे गाइडेंस लेते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और सिलेक्शन लेते जाइए, ठीक दोस्तों। एक चीज़ और है लोकतंत्र, 11 लोकतंत्र की एक नई टॉपिक है दोस्तों। 11 लोकतंत्र आपकी सुविधा के लिए इधर हमने टॉपिक लिख दिया है। इससे फ़ायदा होगा कि आप देख लेंगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कुल कितने टॉपिक हैं दोस्तों। ये जो है इसी सुविधा के लिए हमने इस प्रावधान को किया है कि हमने टॉपिक लिख दिया। 11 लोकतंत्र, इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी 11, डेमोक्रेसी 11, ठीक है। ये क्या है डेमोक्रेसी 11? इस चीज़ों को जानते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। IAS जरूर पूछने वाला, IAS और PCS दोनों इस सवाल को पूछेंगे, पक्का आप नोट डाउन कर लीजिएगा ना, पूछने वाले हैं। क्या है 11 लोकतंत्र, है ना। 11 लोकतंत्र सबसे पहले जान लीजिए, यह 11 देशों का, कितने? 11 देशों का क्या है? एक संगठन है, देशों का एक संगठन है, ठीक है। दूसरी बात 11 हो गया लोकतंत्र शब्द को आप पकड़ लीजिए, मतलब कि यह लोकतांत्रिक कैसे देशों का संगठन है? लोकतांत्रिक देशों का, लोकतांत्रिक 11 देशों का क्या है? लोकतांत्रिक 11 देशों का एक संगठन है, देशों का संगठन है, ठीक। दूसरी बात ये चीज़ें हो गई 11 देशों का। 11 देश कौन से हैं, ठीक है। 11 देश में तो आप पहले कर लीजिए कि G7 के 7 देश प्लस 4 अन्य देश। G7 में देश कौन कौन से हैं? USA है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, हो गया नहीं, सॉरी एक जापान बचा, जापान भी हो गया। 4 अन्य देशों में कौन से देश हो गए? इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और कौन सा? साउथ कोरिया। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 ही हो गए। 7 4 11 देश होते हैं, 11 होता है ना। तो 11 देश हो गए दोस्तों। इन देशों का क्या है? एक लोकतांत्रिक समूह है। अब लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है दोस्तों जिसमें लोकतंत्र की रक्षा करने की बात हो, लोग भय मुक्त होकर के काम करें, भय मुक्त और दमन से मुक्त रहें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। याद रखिएगा अभिव्यक्ति 2 तरीके से आ गया, पहले ऑफलाइन थी, लोग बोल करके लिख करके संकेत के माध्यम से करते थे। आज के डेट में अभिव्यक्ति जो है इंटरनेट के माध्यम से भी आती है, जैसा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो है इंटरनेट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल कर दिया है, या आर्टिकल 21 के तहत जो है इसको जो है प्राइवेसी या व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल व्यक्ति किस में किया गया? 19 में अभिव्यक्ति में भी मान लिया है, और 21 के तहत जीवन के अधिकार में भी इसको इंटरनेट को शामिल किया जा चुका है। इन बातों का आप ध्यान रख लीजिए।
तो इसी आधार पर क्या है, ये 11 देश इस बात का समर्थन करते हैं कि खुले समाज खुला होना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा, लोगों को भय मुक्त दमन से मुक्त रहना चाहिए, और व्यक्ति की स्वतंत्रता ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस बात की इन लोगों ने क्या किया है दोस्तों, इन देशों ने सहमति जताई है या इस पे जो है एक घोषणा की है ना। तो अब जो है यह जैसा कि G7 अगुवाई कर रहा है दोस्तों, तो G7 के जो होस्ट कंट्री है जो इस बार संपादित कर रही है अध्यक्षता, वो है UK मतलब ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, ठीक ना, इस बोरिस जॉनसन ने क्या किया है, इन्होंने जो है इस 11 को रखा है, इसका नाम किसने दिया है, बोरिस जॉनसन ने नाम रखा है डेमोक्रेसी 11। ये बातें आपने समझ लिया। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये तो है ही। अब इन देशों ने क्या किया है, एक घोषणा पत्र जारी किए हैं। हमारे लिए घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। घोषणा पत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घोषणा पत्र जो है एक नए जो है जियो पॉलिटिकल आर्डर को जो है व्यवस्थित करेगा। मतलब कि ये जो है भू राजनीतिक व्यवस्था ही बनाने जा रहा है ना। उसके बाद भू राजनीतिक के साथ साथ एक नई व्यवस्था इंटरनेट पर आधारित इसमें ये शामिल है। इसलिए घोषणा पत्र को आप देखिए, इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत की इंटरनेट के खुले और प्रवाह मुक्त है ना, खुले और बाधा मुक्त इंटरनेट की बात की गई है। अब जो है आप जानते हैं कि इंडिया क्या करता है, बार बार जो है इंटरनेट पर जो है क्या लगाता था, बैन लगा देता। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हुआ, साल भर तक 8, 9, 10 महीने तक इंटरनेट पूरी तरह से बैन था। अभी क्या हुआ, दिल्ली में जो है CAA को लेकर के शाहीन बाग का मुद्दा हुआ, उसके बाद सरकार ने इंटरनेट को क्लोज कर दिया। अभी जो है CAA को लेकर के ही फिर कहाँ असम में बवाल हुआ था, वहाँ पर इंटरनेट ठप कर दिया गया। अभी फरवरी मार्च में जो है किसानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये सब होता रहता है। तो अब जो है भारत भी इसमें शामिल देख रहे हैं। तो G7 के देशों ने इस बात पे सहमति जताई है कि हाँ, इंटरनेट पर जो है बैन भी जो है लगाया जा सकता है, प्रतिबंध भी आवश्यक है, ठीक है। इस तरह भारत के इस नज़रियों को भी क्या कर दिया, समाहित किया गया है इस घोषणा पत्र में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब क्या किस आधार पर रखे हैं लोगों ने, ठीक है, इंटरनेट प्रतिबंध है ना, किस मुद्दे को, इंटरनेट प्रतिबंध, ठीक है। इस नज़रिए को भी शामिल कर दिया गया है किसमें दोस्तों, इस घोषणा पत्र में, है ना। इसमें ये रखा गया है देश की अखंडता, देश की रक्षा और मतलब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोस्तों इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है पूरे देश के देशों में। अब जो है भारत का क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर के, है ना, इंटरनेट शटडाउन को। भारत का ये बोलना है कि इंटरनेट तो सही है, होना चाहिए, लेकिन दुष्प्रचार और साइबर हमले के लिए ये इसका उचित रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके लिए नहीं हो सकता। और जो है ये लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का साधन होना चाहिए, न कि उन्हें नष्ट करने का साधन होना चाहिए। इन बातों को भी ये इंडिया का ये मत है। अब इस थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का क्या क्या मामला रहा है। भारत का मामला इंटरनेट प्रतिबंध, है ना, या इंटरनेट शटडाउन भी आप बोलते हैं। शटडाउन पर भारत का क्या केस रहा, भारत का क्या पहले से नज़रिया रहा है, पहले से क्या मामले रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर का मामला, इन चीज़ों को तो हमने पढ़ा दिया, जम्मू कश्मीर का मामला, CAA को लेकर के दिल्ली में, असम में, उसके बाद आप जानते हैं कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे उस समय दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्रों में हुआ था। ये सब है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई ठीक है, इंडिया में बार बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो कौन करता है, किस आधार पर लगाया जाता है। तो इसके लिए 3 कानून हैं। उन 3 कानून में पहला है IT अधिनियम। कौन सा, IT अधिनियम सन 2000 का है दोस्तों, सन 2000 IT एक्ट, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है टेलीग्राफ अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम 1800, दूसरा टेलीग्राफ अधिनियम, ये कब का है, 1885 का है दोस्तों। और तीसरा जो है अपना है वो है CRPC की धारा, ठीक है, CRPC की धारा है ना, CRPC, ठीक है, सामान्यतः 144 बोलते हैं, 144 सेक्शन, है ना। ये सेक्शन मतलब धारा को सेक्शन बोला जाता है ना। तो इस
CRPC में भी शामिल है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, है ना। अब इसके तहत क्या लगाया जाता है कि इससे पहले सरकार क्या करती थी, 2017 से पहले जो है केंद्र सरकार जो है इसको लगाने के लिए पब्लिक इमरजेंसी सर्विस के आधार पर लगाती है, ठीक है, पब्लिक सर्विस इमरजेंसी के आधार पर लगाती है। लेकिन उसके साथ साथ CRPC, इस जो पब्लिक, याद रखिएगा दोस्तों, पब्लिक इमरजेंसी सर्विस है वो जो है टेलीग्राफ अधिनियम के तहत ये एक सूचना सरकार पास के उसी आधार पर लगा सकती है। कौन लगा सकता है? राज्य के मुख्य सचिव के निवेदन पर जो है या उनकी संस्तुति पर जो है जिले का जो है कलेक्टर इस चीज़ को लगा सकता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये देखिए कि इसके जो CRPC के तहत लगाई जाती है उसकी जो है धारा 2 के तहत जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित के नाम पर के ये लगाई जाती है, ठीक है। ये आधार होता है शटडाउन लगाने के, इंटरनेट शटडाउन। अगला हम देखते हैं दोस्तों नाटो का शिखर सम्मेलन, ठीक। क्या है नाटो? पहली बात तो ये जान लेते हैं दोस्तों। उसका शिखर सम्मेलन क्या है, पिछले सालों से न्यूज़ में क्यों रहा, इन सभी चीज़ों को आप समझेंगे। नाटो पूरे विश्व की व्यवस्था को ही बदल दिया, भू राजनीतिक व्यवस्था को ही बदलने वाला जो संगठन रहा, उस संगठन का नाम है नाटो दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल नाम? NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ, दोस्तों आप स्पेलिंग समझ लीजिएगा, करिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यह जो है नॉर्थ में, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि उत्तर अटलांटिक ट्रीटी मतलब कि संधि संगठन, ये जो है नॉर्थ के देशों में, यूरोप के नॉर्थ अटलांटिक के देशों में, क्षेत्र में रहने वाले देशों का एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किस आधार पर किया गया? वाशिंगटन संगठन, वाशिंगटन, याद रखिएगा क्या था? वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन सहमति या संधि जिसको आप बोलते हैं, इस वाशिंगटन संधि के आधार पर की गई थी। इसका जो है सेक्शन 5 सबसे महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन 5 में क्या कहा गया है? इसमें ये बोला गया, सेक्शन मतलब धारा 5 में कही गई है कि इस संगठन के किसी भी देश पे अगर कोई भी अन्य देश आक्रमण कर देता है, सैन्य हमला करता है, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि इस संगठन के सभी देशों पे हमला किया गया। सोचिए, इसका मतलब सब कोई मिलजुल करके उस देश के खिलाफ हो जाएंगे। ये किस उद्देश्य से किया गया था दोस्तों? यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है इसका गठन किया गया था और रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए इस संगठन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। उस समय जो देश थे, इसमें तो उस समय कम ही देश थे, लेकिन आज के डेट में उस समय जो देश थे उसमें, आज के डेट में इसमें 30 देश शामिल हैं दोस्तों। और जब शुरू में इसका गठन हुआ था उस समय 12 देश ही इसमें शामिल थे। आज के डेट में जो है इसमें 30 देश शामिल हैं। जो अंतिम देश अभी शामिल हुआ है उस देश का नाम आप जान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मकदूनिया कौन सा देश है? मकदूनिया एक यूरोप का ही देश है। ये जो है अभी 2020 में शामिल हुआ है। ये अंतिम और 30वां देश है जो इसमें शामिल हुआ है दोस्तों। अब एक जान लीजिए कि ये कहाँ पर गठन है। इसकी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अंतर सरकारी संगठन है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और एलाइड कमांड ऑपरेशन मुख्यालय जो है वो भी मांस कहाँ पर? ये बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स भी बेल्जियम की ही राजधानी है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो है विश्व के देशों ने मिल करके, विश्व के मतलब कि इसके सदस्य देशों ने मिल करके क्या किया है? 300 राष्ट्रों के देशों ने एक मतलब कि समिट, वार्षिक समिट को आयोजित किया है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया अपना न्यूज हो गया, ये हो गया नाटो संगठन हो गया। अब आगे हम चलते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल, सिपरी भी लिखें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। सिपरी को आप क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में। ये पीडीएफ को आप जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसके सिपरी वाले नाम से ही देख लेते हैं। सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों। ये क्या है, ये जैसा कि नाम ही है, ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शांति के लिए शोध संस्थान है। ये शांति किस संदर्भ में कहता है, ये शांति कहता है, ये पता करता है, विश्व में शोध करता है कि विश्व में परमाणु हथियार कितना है, हथियारों का आयात कहाँ हो रहा, निर्यात किस देश से किस देश में हो रहा। ये कंप्लीट अध्ययन कौन करता है, ये जो है सिपरी करता है दोस्तों। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो इसने जो है अपना ईयर बुक 2021 लॉन्च किया। इस ईयर बुक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप जान लीजिए कि इसने क्या क्या निष्कर्ष कहा है ना। तो इसमें ये उसने कुछ बातें की हैं कि भारत के पास, पहला याद रखिएगा, इसके जो अभी जो इसका बुक हुआ है, बुक लॉन्च किया है, ईयर बुक वार्षिक बुक जो इसने जारी किया है, उस वार्षिक पुस्तक में वो क्या बोला है, इसका प्रमुख निष्कर्ष जान लीजिए। इसने बोला है कि भारत के परमाणु हथियार में जो है वृद्धि हुई है और पहले 150 था, जो अब बढ़ करके 156 परमाणु हथियार हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 156 परमाणु हथियार हो गए हैं। दूसरी बात इसने बोला है कि पाकिस्तान के पास भी जो है 160 थी, आज के दिन में 165 परमाणु हथियार किसके पास हो गया है दोस्तों, परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हो गया है। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास जो है परमाणु हथियारों में वृद्धि हो रही है। फिर इसमें ये भी बोला है कि चीन के पास जो है वर्तमान में 350 है। चीन के पास कितना हो गए हैं परमाणु हथियार, 350 परमाणु हथियार होने की इसने दावा किया है। और यह भी जो है 320 था, 320 से लेकर के 350 हो गया है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो रिसर्च है उसने ये बोला है कि जो परमाणु हथियार हैं उसके 90% से अधिक हिस्सा किसमें शामिल है, मात्र और मात्र 9 देशों में ही शामिल। मात्र और मात्र जो है 2 ही देशों में शामिल हैं, रूस और अमेरिका के पास 90% जो है हथियार हैं, परमाणु हथियार। ये बात बोला है। उसने ये भी बोला है कि जो 9 देश हैं, 9 देश, परमाणु हथियार कितने देश हैं, 9 देश हैं। इन 9 देशों के पास टोटल 13,080 परमाणु हथियार हैं दोस्तों। अब 9 देश कौन कौन से ये जान लीजिए। 9 देश कौन कौन से, पहले तो P5 देश हो गए, P+5 देश, जिसमें आप समझ सकते हैं P+5 में अमेरिका आता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन आता है। उसके बाद जो 4 अलग देश हैं वो इजराइल हो गया दोस्तों, इजराइल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान, भारत और नेक्स्ट जो है उत्तर कोरिया। ये 5 और 4 9 देश हो गए जिनके पास वर्तमान में परमाणु हथियार है। अब देख लेते हैं कि भाई इसको पढ़ते हैं तो ठीक है, इसका चिंता का कार्य क्या है। इसमें चिंता का कार्य ये है कि जो प्रवृत्ति देखी जा रही है वो बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी जा रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का कार्य है जो शांति शिक्षा के लिए है। दूसरी चीज़ें और जो महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ ये है मेरे दोस्त कि भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर टेंशन रहता है और ये दोनों देश दिनों दिन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के हथियारों को निरस्त करने और उनके खिलाफ जो है उनको डिटेक्ट न कर पाएँ, इसके लिए बॉर्डर पर बराबर काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी बात ये जो है कि इसमें ये भी कि मान लीजिए अगर कोई गलत अनुमान हो, कोई गलत व्याख्या हो जाती है तो क्या हो जाए, उस केसों में क्या होगा दोस्त आप सोचिए। आप तो शेक्सपियर की बहुत सारी कहानियाँ पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पढ़े होंगे। शेक्सपियर में ज़्यादातर क्या होता है, जूलियस सीजर की आप कहानी जानते हैं, उसमें गलत अनुमान ही लग जाता है, व्याख्या ही गलत हो समझ लेता है। भैया संकेत कुछ और का था, दूसरा समझ गया कुछ और ही। अगर ऐसे ही हाल हो तो पता चला पाकिस्तान और भारत के बीच में पता चला कब युद्ध हो जाए। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ठीक, और क्या हो सकता है दोस्तों,
अभी जो है एक और समस्या हो गई है कि जो चीन है उसके पास जो है बढ़ रही संख्या, वो अपना वैश्विक प्रभाव भी बढ़ा रहा है, किस आधार पे, अपनी शक्तियों के आधार पे। ये जो है इंडिया के लिए घातक है, चिंता का एक सबसे बड़ा वजह है, ये भी बातें। अगली कुछ चीज़ें अगर देखा जाए तो भारत का दृष्टिकोण क्या परमाणु हथियार को लेकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत का तीन सिद्धांत एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, मेंस में जरूर लिखिएगा। पहला सिद्धांत कि नो फर्स्ट यूज, मतलब इंडिया ने ये बोला है कि कोई भी ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है उसके प्रति भारत की नो फर्स्ट यूज होगी, मतलब कि वह जो है प्रथम बार परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी देश भारत के ऊपर परमाणु हथियार का अटैक कर देता है तो भारत जो है ऐसा अटैक करेगा, ये उसमें नीति में लिखी गई है, ये जो 2000 में आई उसके बाद है ना, उसमें बाकायदा लिखी गई है कि भारत ऐसा तब उसके ऊपर खिलाफ, उसके विरुद्ध मतलब कार्रवाई करेगा कि यह क्या होगा, आशा से उम्मीद से परे होगा। ये चीज़ हो गई। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, भारत ने यह भी बोला है कि ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उस पर भारत जो है परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट उसने भारत बोला है कि यह कंप्लीट निरस्त्रीकरण मतलब डिसआर्मामेंट की दिशा में काम करता है, उसका समर्थन करता है।